बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। वर्ल्ड कप अब अख्ताम की जानिब बढ़ गया। तमाम ग्रुप मैचेस आज मुकम्मल हुए। भारत ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी, बड़े मार्जिन से हराया है। तकरीबन 160 रन पीछे रही नीदरलैंड्स की टीम और भारत की जानिब से 2 सेंचुरियाँ हुई, 2 गालिबन 50 स्कोर हुई। उसके अलावा बॉलिंग में उन्होंने 9 बॉलर्स को आजमाया। शानदार परफॉर्मेंस के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज का अख्ताम किया। पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो चुका है, ज़ाहिर है पहले ही ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की वतन वापसी का सफ़र अब शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को कितने पैसे मिलेंगे इस वर्ल्ड कप में, ये भी ऐलान हो चुका है। वो मेरे साथ जो बदी जमा मेरे लेफ़्ट पर बैठे हैं ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बदी, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। कितने पैसे मिले जल्दी बताओ। $1,60,000। $1,60,000 पाकिस्तान को मिलेंगे। मेरे बाएं जाने बैठे हैं जनाब मुनीरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ब्लैक एंड वाइट? जी हाँ, थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा सा ग्रेइश है। ग्रेइश? हाँ, यस। चले, ब्लैक एंड वाइट बातें होती तो हैं लेकिन आज ज़रा ब्लैक एंड ग्रेइश बातें होंगी। लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज शेख साहब। शेख साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। शेख साहब क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए क्या? और शेख साहब अपनी चेकर्ड जो शर्ट पहनते हैं उसमें वापस आ चुके हैं आज, ये भी मैं इनसे पूछूंगा। और हमारे साथ जो चौथी मेहमान हैं वो ख़ास हैं क्योंकि क्रिकेट का ये शो है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं पाकिस्तान की, एमन अनवर, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। ये होगा तारुफ और अब हम प्रोग्राम के अंदर क्या डिस्कस करेंगे ये आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आके तफसील से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। भारत ने नीदरलैंड्स को हरा दिया, बासानी शिकस्त दी भारत ने नीदरलैंड्स को। और ये शिकस्त तो नज़र भी आ रही थी क्योंकि भारत जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बॉलिंग बड़ी एक अजीब तो नहीं, एक अनयूजुअल चीज़ नज़र आई कि 9 बॉलर्स उन्होंने आजमाए। रोहित शर्मा ने, जिसमें ख़ुद उन्होंने बॉलिंग की और कोहली ने भी बॉलिंग की। तो मैं इसी बात से आगाज़ करता हूँ। एमन अनवर, आप क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं, बॉलर हैं आप, तो आपको क्या लगता है ये किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था रोहित शर्मा की, या ये बस ऐसे ही उन्होंने कहा छोटी टीम है तो सबको बॉलिंग दें? नहीं, आई थिंक कि रोहित शर्मा ने ये जो चेंजेस किए हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनकी टीम में हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है। उनके जाने से उनका जो 6 बॉलर था, जो कि एक ऑलराउंडर थे, बॉलिंग में आते थे तो वो जेन्युइन बॉलर होते थे, बैट्समैन होते थे, तो उस वॉइड को उन्होंने फिल करना है। तो आज तो चलें ठीक है, नीदरलैंड की टीम थी, उन्होंने कोहली से भी बॉलिंग करवा ली, खुद भी कर ली, बट उनको उस छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी जब क्रूशियल टाइम होगा और इस तरह की विकेट होगी स्लो, जिस तरह से बहुत रन्स बन रहे थे उस पर इजीली। मुनीर साहब बड़ी अच्छी भी उन्होंने बात की कि स्ट्रेटजी का हिस्सा वो हो सकता है। हम तो हंसी मजाक में शायद ले रहे थे, मुझ जैसा जो क्रिकेट का ले मैन है उसको लग रहा था कि सब बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। नहीं, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि आपने मेन बॉलर्स को इस बहाने थोड़ा रेस्ट भी दे दिया है कि सबको 10-10 ओवर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रही है कि स्ट्रेटजी में कोई ऐसा बॉलर नज़र आ सकता है कि जिसको भारत ने मजबूरी की, उनके पास 5 ही है ना। अगर जडेजा को कोई भी मसला होता है किसी को, तो फिर उनको यहीं से कहीं से पूरा करना होगा। आज तो हमने शुभमन गिल को देखा, उन्होंने आज अपने करियर में पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग की। 2016 के बाद आज उसने रोहित शर्मा 9 साल के बाद विकेट ली। जी हाँ, 9 साल के बाद गालिबन कोहली ने बॉलिंग की, 7 साल के बाद, 2016 के बाद। जी हाँ, और विकेट भी लिया आज रोहित शर्मा ने। आखिरी खिलाड़ी जो आउट किया वो, उससे पहले छक्का लगा लेकिन विकेट ले ली उन्होंने। तो ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है और अपने बॉलर्स को रेस्ट देने का भी हो सकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, बदी की जानिब चलता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है जिस तरह से बॉलिंग वो कर, और बल्कि मैं क्या कहूँ, रोहित शर्मा की जो गुफ्तगू मैंने बाद में सुनी, उसने कहा कि वाइड यॉर्कर्स कुछ कर रहे थे, हम प्लान कर रहे थे, हमने इस्तेमाल किया कि नीदरलैंड्स की टीम में हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट कर रहे थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें, अब उनको बड़ा मैच खेलना है, आगे सेमीफाइनल है, उसमें ये तो अब 9 मैच थे, आप लगातार जीत गए, लेकिन एक मैच ऐसा आता है जो आपको मुश्किल में डाल देता है। तो ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने जो मेन बॉलर थे, शामी हो गया, बुमराह हो गया, इनको रेस्ट भी देना चाह रहे थे तो थोड़ा सा थकावट के शिकार ना हो, आगे इन्होंने बड़ा मैच खेलना है। एक प्लान का हिस्सा ये भी है। और दूसरा ये है कि अभी सेमीफाइनल है
तो अब कुछ कोई बॉलर के साथ कोई भी इंजरी हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने पहले विराट से बॉलिंग कराई, फिर उन्होंने जो है वो शमीन गिल से बॉलिंग कराई, फिर आप ये देखें सूर्य कुमार यादव से भी बॉलिंग उन्होंने कराई, खुद रोहित शर्मा ने बॉलिंग की। तो इसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार जो कंडीशन है, अगर स्पिनिंग कंडीशन है तो मैं विराट को भी ला सकता हूँ, और इसके अलावा अगर शमन गिल जिस ऑफ स्पिन बॉल कर रहा था, बड़ी ज़बरदस्त बॉल कर रहा था, तो मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। चले एजाज शेख साहब, आप इस पे कुछ कह दें पहले, अगर जो आपकी राय है वो बता दें। लेकिन मेरा ये कहना है कि इन जो नॉन रेगुलर बॉलर्स में से आपको कौन सा एक बॉलर ऐसा अच्छा लगा? कोहली हो सकता है, वो शर्मा हो सकता है, वो रोहित शर्मा हो सकता है, वो सूर्य कुमार यादव भी हो सकता है, जो जिस पर एतमाद शायद इंडिया की टीम आगे मैचेस में करेगी। देखिए, उनको ये जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं हर टीम में होते हैं, तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि क्लब लेवल पे या छोटे मैचेस में उसको हलवा बॉलर्स बोला जाता है कि वो जब को आउट ना हो रहा हो तो उसको वैसे ही पकड़ा देते कि आप बॉल करो, तो वो यार आप इजी समय तंज के कर रहे हैं, बैट्समैन आप खेलता तंज है, कर रहे हैं, आप तो तंज कर रहे हैं, वो आप तंज कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान की टीम पर कि मतलब वहाँ पर हलवा हो और कैच पकड़वा दो। यार आप बड़े बॉलर हैं पाकिस्तान वो के। फिर बाउंड्री पे शॉट मारते मारते पकड़े जाते हैं, हाँ। तो उस लिहाज से उन्होंने बॉलिंग करवाई है। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास हिकमत अमली, जो इतना बड़ा स्कोर था उन्होंने उनको आजमाया कि सब इंजॉय करो, मैच भी देखो, जो लोग देखने आए वो फन की सूरत में भी इस मैच को एंजॉय करें कि कोहली बॉल कर रहा है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। शायद यही मकसद था कि उन्होंने कोई नई चीज सामने लेके आए कि चलो सारे बॉलिंग करो। एमन अनवर, ये कुछ खास बात नहीं है। एमन आपसे ये सवाल है मेरा कि जो नॉन रेगुलर बॉलर्स थे उनमें से किसी बॉलर में आपको ऐसा लगा कि इस पर एतमाद किया जा सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ी तो? मुझे ऑनेस्टली रोहित शर्मा की बॉलिंग काफी इम्प्रेसिव लगी। मैंने अच्छा। उनको फर्स्ट टाइम देखा बॉल करते हुए और वो एक जेन्युइन बॉलर लग रहे थे। बाकी कोहली तो बस ठीक है, मीडियम पेसर हैं। 3 विकेट्स पे दूसरी टीम का बहुत फायदा हो जाएगा अगर वो बॉलिंग करें तो। भाई ये मुंबई का स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम, कोई गेंद वहाँ पे हिलता भी है तो शायद ज़रूरत ना पड़े 5वें बॉलर की, 6ठे बॉलर की। एमन अनवर। जी जी बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अब सेमीफाइनल में वो इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे। उनके जो 5 बॉलर हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक 6 बॉलर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यू नेवर नो कब कोई बॉलर ऑफ कलर हो जाता है। आज जैसे बैटिंग विकेट थी तो हमने देखा कि उनके जो मोहम्मद शामी जो बहुत अच्छा बॉल को सीम कर रहे थे, आज उनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आई। तो इस तरह से बॉलर का बैट डे होता है तो उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बदील जमा बैड डे तो था, लेकिन ये बेंगलोर की पिच है जहाँ पाकिस्तान ने 400 रन चेस करा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आज भी 400 बने। और इस पिच के ऊपर इंडिया पहला मैच खेल रहा है अपना वर्ल्ड कप, क्योंकि पिच में जान नहीं है और ग्राउंड छोटा है ये। तो वो देखे ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि इंडिया दूसरी बॉल इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान दूसरी अरे वो तो इस्तेमाल कर रहा है। बेवकूफाना नहीं, बात है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये उसको तो देखिए जहाँ time ज़ाया पर करना कंडीशन बेकार होती है उस कंडीशन को जो फास्ट बॉलर होता है वो सही तरीके से जो इस्तेमाल करता है वो आउट भी करता है और रन्स भी कम देता है, और जो उस कंडीशन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता वो भाई पिटता भी है और वो आउट भी नहीं कर पाता, जैसे हमारे बॉलर्स ने किए। मैं बार बार अपने बॉलर्स पे क्यों आता हूँ, इस वजह से आता हूँ कि हम जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो जाने से पहले हम इतना ज़बरदस्त अपना वो शो करते हैं जी कि हमारे पास जो है दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक है। अगर पेस अटैक हमारा जो है इस तरह का है, बड़े बड़े बॉलर हम उसको कहते हैं ना, बड़े बड़े बॉलर, तो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की बात कर रहे हो। बड़े बॉलर दोनों ना। आप बताएं तो वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने 533 वाला बना दिया, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा बड़े अरसे बाद। पहले आपको तो मालूम अब है कहाँ है यार उनके जो करीबी लोग थे जो उन्हें फ़ोन करके कहते थे, मैंने आज बाबर को फ़ोन किया, मैंने आज शाहीन अफरीदी को फ़ोन किया, मैंने शाहीन को कहा कि लेंथ थोड़ी खींची हुई रखो। नहीं, एक चीज और, वो गलत था, सही था, वो काम बहुत ही करना गलत चाहिए है। था। मेरी बात सुने, ये चीजें गलत होती हैं जब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो, और वर्ल्ड कप में जब खेलो और कप्तान को सब पता होता है, जो मैनेजमेंट बैठी है इनको सब पता होता है कि हमने क्या करना है, किस प्लान के साथ जाना है। असल में हम अपनी नाकामी को हमें तस्लीम करना चाहिए। जैसे इंग्लैंड के कप्तान ने अपनी नाकामी को तस्लीम किया, आप अपनी कप्तानी को तस्लीम करें, यहाँ पर आए बोलें भाई जिस तरीके से हमारी जो हमसे जो उम्मीदें लगाई हुई थी शायकीन ने, सब ने, उस पर हम पूरा नहीं उतरे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। सही बात है। और आगे क्या करना चाहिए बाबर को अब, क्योंकि बाबर पे बात आई गई है पाकिस्तान टीम पर, एक तो वो आके नाकामी तो तस्लीम वो करेगा, नाकामी तो तस्लीम करेंगे। बाकी जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वो कप्तानी छोड़ देगा,
नहीं, अभी तो ऐसा नहीं फिलहाल है। ऐसी ऐसा नहीं है। कप्तान नहीं देखिए, छोड़ेगा। अभी तो कप्तान वो छोड़ेगा, एक बात मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, कप्तानी वो छोड़ने के लिए हो सकता है कि वो 80% या 70% तैयार हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी मजबूरी है कि आया किसको कप्तान बनाया जाए। चलें अभी बिल्कुल रिप्लेसमेंट फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है और फ़ौरन अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर भी है। बात यह है आसिफ कि अभी 1 साल तक पाकिस्तान को अब कोई वनडे इंटरनेशनल नहीं खेलना है। अब अगले नवंबर साल या तो 2024 टेस्ट हैं या फिर T20s हैं। तो अब इस वक्त टाइम है कि आप पोटेंशियल वो निकालें जो 50 ओवर्स का है। आपको सारे T20 के प्लेयर्स वनडे में नहीं खिलाने, आपको पोटेंशियल देखिए अभी आपके पास जो पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है, साइम अयूब की हम सब बात कर रहे हैं। साइम अयूब नहीं है, वनडे का प्लेयर नहीं है। नहीं, अभी देखिए कायदम ट्रॉफी वो खेला है, आप उसको ट्राई देखिए। मैंने अभी बात की कि 1 साल मतलब कोई पहले नहीं, सीजन में कुछ आप किया है उसने। पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल देखें। तैयब ताहिर है, मोहम्मद हुरैरा है, उमैर बिन यूसुफ हैं, फिर दो नए स्पिनर्स के नाम लिया जा रहा है, सुफियान मैंने आपको मुकीम बोला और कि बुला रहे हैं, फैसल अकरम। बुला रहे हैं। हाँ, नहीं, इन अच्छी सब बात को- है, बुला रहे हैं। देखिए, इस गेम में 1 बुला साल रहे में अगर आप वाकई जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस 1 साल में आपके पास बहुत टाइम है। आप देखिए यहाँ से आपको 6 प्लेयर तो मिल जाएंगे ना, 5-6-7 प्लेयर तो आपको इसी टीम से मिल जाएंगे जो खेलेंगे। जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर और आपके अब्दुल्ला शफीक, ये सारे तो हैं आपके पास ना, ये तो होंगे। इसके अलावा आपको 4-5 और प्लेयर अगर मिल जाते हैं तो एक अच्छी टीम बनाने का भी साहब सही है। देखिए, एक फाइनली चीज़ बता दूं, इस साल इंडिया ने 30 वनडे इंटरनेशनल खेले, उसमें से 24 जीते हैं, 5 हारे हैं, उस एक मैच नो रिजल्ट रहा है। तो आप परफॉर्मेंस देख लें इंडिया की, सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, और इंडिया के throughout प्लेयर में the year अब मैं जब अगली दफा आऊंगा इसमें से मैं पूछूंगा कि इंडिया की टीम में आईपीएल का प्लेयर कौन है जो वो नया लेकर आए। इस पर हम बात करेंगे। एमन, ये बताइए कि पाकिस्तान को कहाँ कमी लग रही है आपको? पाकिस्तान को बॉलिंग अटैक में कुछ नई शक्ल चाहिए या बैटिंग में चाहिए, ऑस्ट्रेलिया टूर को मद्देनजर रखते हुए, टेस्ट मैचेस को नज़र में रखते हुए? देखिए, मैं समझती हूँ कि बल्कि इस वक्त हमारे पास न्यू बॉल का एमन, अब आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू ओवर हियर, मैं ब्रेक एक मिनट लेना है, ब्रेक लेकर मैं फ़ौरन वापस आता हूँ। बहुत बातें करने को आज क्रिकेट के शो पर हमने बात की थी इंडिया और नेदरलैंड्स की, लेकिन पाकिस्तान का मसला बड़ा है। एमन, ये बताइए, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है कुछ इतनी तवाना नज़र नहीं आ रही, तो बॉलिंग में आपको कुछ नए फेसेस आते नज़र आ रहे हैं बॉलिंग के अंदर, फास्ट बॉलिंग खास तौर से? एजाज शेख साहब, आपसे ही सवाल करता हूँ जब तक एमन रिकनेक्ट होती हैं हमारे साथ। आपने सवाल सुन लिया एजाज साहब? देखिए, नए चेहरे आएंगे क्योंकि 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जो खुद से ही दस्तबरदार हो जाएंगे कि ठीक है हम नहीं जा रहे हैं, जिसमें सबसे हाँ, वो तो ठीक है, वो सही है, लेकिन हाँ जी, नहीं और बॉलिंग जो में नए चेहरों में जो जिस तरह जी शाहनवाज दानी जिस तरह हैं, इब्रार है, उसको प्लेइंग साइड में फर्स्ट 11 में ज़रूर रखा जाएगा। मोहम्मद हुसनैन हैं, उनका नाम भी सुनने में आ रहा है। तो बॉलिंग वसीम जूनियर जो है वो साथ रहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, ये 4-5 लोग होंगे, नए लड़के होंगे इस टीम में। चलें ठीक है। एमन, आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ? एमन, आपसे मैं सवाल आपसे था बेसिकली कि पाकिस्तान की बॉलिंग में आपको नज़र आता है कुछ, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी अगर आप देखती हैं, कुछ ऐसे लड़के जो फास्ट बॉलिंग में अच्छा कर रहे हो या कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया टूर पे? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का टूर और हमारा पहला मैच पर्थ में, और वहाँ की विकेट तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो हमें एक चेंज तो लाजमी है क्योंकि नसीम शाह हमारे पास है नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली बैक एंड पे हमारे पास एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है, मोहम्मद हसनैन भी इंजर्ड है, धानी को हमने पिछला पूरा साल कहीं पे भी नहीं खिलाया। तो अब थोड़ी मुश्किल होगी ये डिसाइड करने में कि हमें डोमेस्टिक से बिल्कुल एक न्यू प्लेयर को पिक करना है। जैसे खुर्रम शहजाद अच्छी परफॉर्मेंस, मीर हमजा की अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है, मीर हमजा और खुर्रम शहजाद को देखा है मैंने, बहुत अच्छा राइट आर्म फास्ट बॉलर है। और अभी मीर हमजा ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है ऑलरेडी। वो तो आप ये जिनके नाम हमने लिए ना, जैसे एहसानुल्लाह हसनैन की बात कर रहे हैं, ये लोग मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये लोग तो नहीं जाने, लेकिन मीर हमजा को आप ले सकते हैं, आमिर जमाल को आप ले सकते हैं, उसके अलावा खुर्रम शहजाद को आप ले सकते हैं। भाई एक इनको मौका तो दें। फिर बैटिंग में आप तैयब ताहिर को लेके जाएं जो रन्स कर रहा है, कामरान को लेके जाएं, उसके अलावा जो हुरैरा है उसने क्या कसूर किया मेरे ख्याल में, उसको लेके जाएं, ऐसे लड़कों को लेके जाएं। लेकिन एक बात और भी है के साथ, ये इन बच्चों के साथ भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज्यादती इस वजह से होगी है कि वो उसका भाई है, उसका मान जाए। नहीं, हुरैरा तो खैर शोएब मलिक से उसका रिश्ता है, ठीक है,
लेकिन पिछली कायदम ट्रॉफी का हुरैरा टॉप स्कोरर बिल्कुल ऐसे ही है, जो बिल्कुल, लाहौर में बिल्कुल। फाइनल हुआ था, मैंने देखा भी था उसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुरैरा को खिला दें आप, लेकिन फिर इनको आप लंबा रन दें, ये नहीं करें कि ऑस्ट्रेलिया से आया तो गायब हो जाए। आसिफ भाई यही हम ऐसा कह बहुत रहे हैं। जगह हुआ है, बहुत लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, अभी अभी आप इन लड़कों को चांस दे देंगे दौरा ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने चांस दे दिया, यही बच्चे नाकाम हो जाते हैं, तो फिर कल क्या कहा जाएगा, ये आप लोग तो ववेला करते थे, हमने इनको चांस दिया, वहाँ तो नाकाम हो गए। और आपके वही सीनियर जो खिलाड़ी जो यहाँ वर्ल्ड कप में आपके लिए बुरा खेल किया है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हम, वो जो है नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे, क्योंकि वो तो गए ही नहीं। तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो ना वर्ल्ड कप हम हार गए, इन्हीं खिलाड़ियों को जिन्होंने वर्ल्ड कप हरवाया है, इनको दौरे ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट खेलते हैं ना, उनको खिलवाएं, बोले आप टेस्ट सीरीज भी आप ही खेलेंगे, ताकि इनकी पूरी स्ट्रेंथ पता चले कि भाई ये वहाँ भी नाकाम हुए, यहाँ भी नाकाम हुए, वहाँ की कंडीशन में भी नाकाम हुए, यहाँ की कंडीशन में नाकाम हुए। दूसरा ये है कि आज मैं आपसे मैं गंगोली को सुन रहा था, तो चलो गंगोली में बात करता हूँ, ये इनसे राय ले लूँ इस सूरत हाल पे। तो ये जो आप, मैं अभी यूसुफ को मैंने कहीं सुना, उन्होंने, वो बैटिंग कोच भी है ना एनसीए में, जी, तो वो उनसे कहा कि आप चेक कर लें, साइम अयूब को चेक कर लें, आप किसी और प्लेयर्स को जो नए हैं। उसने कहा भाई मैं नहीं करूँगा, ये मुझे कहा जाएगा, क्योंकि मैं किसी और के डोमेन में जाकर नहीं। इतने तो चेक्स एंड बैलेंस हैं पीसीबी में कि अगर यूसुफ चाह रहे हैं तो वो किसी को बुला भी नहीं सकते। सर बात यह है कि जो टॉप लेवल का बंदा है ना, वही अभी अपनी जगह पर मुकम्मल तौर से नहीं है ना, क्योंकि उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई है। तो जब वहाँ से लेकर नीचे तक, इवन आपको पता है केसीसीए में जो जोन है, इनमें भी आपस में जोन 2, जोन 6, जोन 7, इनमें भी आपस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत मैं बता रहा हूँ ना अंदर का, इनमें भी। तो हर लेवल पर चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अभी इन्होंने बात की कि एहसानुल्लाह और हसनैन जो हैं वो रिहैब चल रहा है, हो सकता है फिर तो मुझे नहीं लग रहा कि टाइम लगेगा, 11 हफ्ते शायद मजीद उनको अभी चाहिए, हसनैन को भी। लेकिन जो आपके पास पोटेंशियल है, देखिए बात ये थे, हम कहते हैं ना उनको पूरी सीरीज दें, हम ही 2 मैचेस के बाद उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं यार इनको हम चेंज कौन होते हैं? करें। हम हमारी सुनते क्यों हैं भाई? नहीं, आप खुद मैं कमजोर आपको यही कुर्सी में बताना बैठे चाह रहा हूँ कि हैं। हम ये 2 देखें, मैच मिसाल मैं 2 आपको मैच देता हूँ, नाकाम हो पूरा गए। साल मिसाल पूरा देता हूँ, मैं टाइम आपको मिसाल देता हूँ। पूरी दुनिया ने जय शाह के खिलाफ बातें की, जय शाह वहीं बैठा हुआ है अभी। बिल्कुल जय शाह के बैठने की वजह तो यार आपको पता है ना, वो सियासी उनके वालिद साहब हैं, जी, ठीक बिल्कुल, है, इतनी बड़ी वजह होने के बावजूद जो नजर आ रही है सामने, कोई शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं वो तो मैं ये अगर कह रहा इस हूं कि वक्त जो- मैं कहता हूँ भारतीय टीम तमाम मैचेस हार भी जाती ना, तमाम के तमाम, तो भी आप जय शाह को नहीं हटा सकते, बिकॉज वो सियासी रीज़न है। वो एक आपकी बात सही है, लेकिन जाहिर है जब टीम अच्छा कर रही है तो चले एजाज शेख credit goes to साहब, एजाज शेख साहब देखें, जय शाह की मैंने बात की, तो इंडिया का जो क्रिकेट सेटअप है उसमें जो मुंबई का ग्राउंड है वो महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र की क्रिकेट एसोसिएशन इतनी मजबूत है, फिर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन इतनी मजबूत है। अभी गंगूली का इंटरव्यू का बदी ने भी जिक्र किया, ये उसी हवाले से बात है कि क्या पाकिस्तान में एसोसिएशन बन तो गई, क्या ये इतनी खुद मुख्तार हैं कि खुद फैसला करें अपना? केसीसीए के पास इतनी ताकत है कि वो पीसीबी से कहे कि भाई हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें? मेरे ख्याल से भाई जो चाहे लाहौर रीजन हो, इस्लामाबाद है या कराची है, तो वहाँ पे पीसीबी को मुखालफत करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि उनके जो अगेंस्ट ग्रुप होते हैं, जो उस वक्त बस आज अगर एक ग्रुप है तो उसका जो एक ओपोनेंट भी है, तो वो खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आगे बढ़ने से रोकता है। अगर पाकिस्तान का आप भारत के साथ मुआवजा करते हो तो मुआवजा बनता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब टीम जीत रही हो तो वो ऐसा ही लगता है कि वो सब कुछ ठीक हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, शो भी हो रहा है। ये हकीकत है कि उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब आप देखें कि जितना पैसा इन्वॉल्व उनके ज़रिए क्रिकेट बोर्ड में है, आईसीसी में है, क्या पाकिस्तान उस चीज़ का वो कर सकता है, उसके लेवल पे जा सकता है? तो पाकिस्तान टूटी फज्जी, पाकिस्तान की क्रिकेट की गवर्नमेंट है, टूटी फज्जी गवर्नमेंट, एक साल हो गया, चेयरमैन 3 चेयरमैन लगा दिया। जो 2-3 बड़े एलिमेंट्स हैं ना, वो ये हैं, ये नहीं है कि वो भारत अचानक से आ गया है। 13वां वर्ल्ड कप अगर हो रहा है तो कितने वो जीता है, कितने कहाँ पे जाके सीरीज जीता है? ऑस्ट्रेलिया में अगर जीत लिया तो हर जगह से जीत तो नहीं रहा। आज उनका दिन है, वो अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। नहीं दिन नहीं, हर जगह जीते हैं, हर जगह जीते। यार वो इंग्लैंड में भी जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं, वो न्यूजीलैंड में भी जीते हैं, क्यों नहीं जीते? ये साल उनका तो पाकिस्तान भी जीता रहा है। कहाँ जीता है पाकिस्तान? आपको कहाँ बताते हैं जीता है? इंग्लैंड में हम सीरीज जो है वो टेस्ट मैच जीते हैं, सीरीज हम हार जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं वहां हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां हार जाते हैं। एक जगह तो बताओ, और पाकिस्तान में बी टीम आती है तो उसके खिलाफ हम एमन मुझे ये बता दें यार। एमन आपके ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का स्टेबल होना कितना जरूरी है टीम की परफॉर्मेंस को लेकर?
एमन अनवर, आपने सवाल सुना, आवाज़ आ रही है आपको? आपसे यही सवाल है मेरा। क्योंकि गंगुली की बात हो ही रही थी, तो वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के भी सदर रहे, बीसीसीआई के भी वो सदर रहे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आईपीएल अलग, बाकी चीज़ें अलग, बड़ी क्रिकेट जो खेलते हैं यानी 4 रोज़ा, 3 रोज़ा, 5 रोज़ा, उनको कंसिडर करना चाहिए। हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं वनडे और टेस्ट के लिए। बिल्कुल आसिफ भाई, उन्होंने ये कहा कि 4 ओवर की जो क्रिकेट है ना, उसको हम नहीं मानते। उन्होंने कहा 4 ओवर की क्रिकेट में T20 उनका 4 ओवर का बॉलर जो है आपको वनडे में कुछ नहीं करके देगा, ना ही वो टेस्ट मैच में कुछ करके देगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि आपके यहाँ PSL होती है और हमारे यहाँ IPL होती है। अच्छा, IPL में देखिए उनके इतने प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे इतने रन किए, लेकिन एक लड़का मुझे IPL का नज़र नहीं आया उनकी वनडे टीम में। वजह क्या है कि उनका एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे आपने कहा उनकी जो एसोसिएशन है मुंबई, फिर दूसरी जो उनकी एसोसिएशन है इतनी तगड़ी है, इतने उनके पास जो है वो कमर्शियल है, इतने उनके पास हर चीज़ है कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो सिस्टम के तहत आप देखें जितने भी उनके प्लेयर आए एक सिस्टम के तहत हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, या उनके अभी जो खेप आई है खासतौर पर शमन गिल वगैरह, ये सारे जो हैं एक सिस्टम के तहत हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम को तो कोई तोड़ फोड़ है का शिकार कर दिया गया है। हम सिस्टम में जाते ही और हमारे जो चीफ सिलेक्टर बनता है या कोई सिलेक्टर होते हैं वो ग्राउंड तक जाने की जो है वो नहीं करते। आपको याद है, आप तो जब यहाँ पर मैचेस होते थे आप भी जाते थे, मैं भी जाता था, हम लोग बैठे होते थे, इंतजार करते थे कोई आए, यार उनसे पूछें तो सही, कोई खबर तो लें उनसे, लेकिन कुछ नहीं होता था। तो जब तक आप इस PSL के सिस्टम को आप जो ना ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें से प्लेयर नहीं लेंगे, आप कुछ यहाँ से प्लेयर नहीं लेने। आपने बोले जी PSL है, ये T20 की क्रिकेट है, हमने अगर वनडे की टीम बनानी है, टेस्ट की टीम बनानी है, तो वो पाकिस्तान कप से बनेगी, काज आजम ट्रॉफी की से बनेगी, 4 मैचेस से बनेगी, वहाँ जो परफॉर्म करेगा उस सिस्टम के तहत। एमन अनवर हमारे साथ हैं, आवाज़ आ रही है आपको? एमन अनवर, Eamon is not with us, I think. आसिफ भाई, जी एजाज भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सब क्रिकेट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिक्लाइन का शिकार है, हम हार गए हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर तमाम शोबाजात की बात कर ली जाए जिनसे हमारा तल्लक है, यानी हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंडिया हमसे बेहतर है, ये कहेंगे आप? हमारे, हाँ, तो बेहतर, मेरी बात सुन ले, तो क्या उनका हम जब वो सब लिहाज से बेहतर है तो क्रिकेट में भी वो बेहतर है? जब हमारे जब वज़ारत उज़्मा, जब इलेक्शन, ठीक है, मुनज़्ज़म, यही तो मेरा रोना है मेरे भाई कि इलेक्शन करा लो। क्रिकेट बोर्ड के तो इलेक्शन कराने के लिए आप आए थे ना, दिसंबर से आपको वक्त मिला हुआ है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों को जेब में रखने से नहीं होता ना मामला। यही बात मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एमन, आपसे मैं कनेक्शन मेरा दोबारा जुड़ गया है। अब हम बात कर रहे थे इंडिया की जो सेटअप है, वहाँ पर एक एसोसिएशन बहुत पावरफुल होती है, तो एसोसिएशन को पावर देने की ज़रूरत पाकिस्तान ने भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप एसोसिएशन को पावर देंगे ना तो उनके पास एक इंडिपेंडेंस आएगी कि वो अब उसके प्लेयर्स के ऊपर काम करें, ठीक है। अगर इस तरह से एसोसिएशन के अंदर PCB का इंटरफेरेंस चलता रहेगा और वो उनको उनकी मर्जी से काम नहीं करने देंगे, फिर उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो अगर आप किसी चीज़ को पावर देते हैं ना तो फिर उसमें आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और आपसे तो पता नहीं ये सवाल बनता है कि नहीं बनता, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिकेट, तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट को होना चाहिए पेटर्न इन चीफ, क्योंकि प्रेसिडेंट का टेन्योर ज़रा ऐसा होता है कि सब प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं अपना 5 साल का अरसा पूरा। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो थोड़ा सियासी तौर पे भी डामाडोल सूरत हाल है, तो प्रेसिडेंट को अगर दे दिया जाए पेटर्नशिप तो आपके ख्याल में ठीक रहेगा, कैसा रहेगा? देखिए, पॉलिटिकल हिसाब से तो हमारी कंट्री की सिचुएशन थोड़ी, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। चलो ठीक है, अगर मेरी विश जानना चाहें तो मैं ये कहूँगी कि आप CB को सेपरेट कर दें। ओह, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। इस सूरत हाल पे बात करता हूँ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर आई विल कम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल पे, लेकिन वर्ल्ड कप बहरहाल चल रहा है और वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान, और उसमें दोनों टीमें हम पल्ला हैं, और दोनों टीम्स का अगर देखें तो ऑन पेपर तो इंडिया की टीम लग रही है मजबूत बिकॉज ऑफ देयर स्पिन और बैटिंग और फास्ट बॉलिंग भी ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कहाँ न्यूजीलैंड कमज़ोर है, कहाँ इंडिया की टीम कमज़ोर है?
देखिए इंडिया ने और जिस मुंबई में मुकाबला है। बिल्कुल, जहाँ जिस तरह इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो वो तो जाहिर है फेवरेट तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पिछले दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेल चुकी है, 2015 में भी और 2019 में भी। और 2019 में भी यही सिचुएशन थी, इंडिया की टीम टॉप पर थी, न्यूजीलैंड ने चौथे नंबर पर क्वालिफाई किया था, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, रोहित शर्मा की 5 सेंचुरियाँ, और इंडिया की टीम बहुत मजबूत थी। लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेगा, लेकिन सेमीफाइनल में हार गए थे। तो इस तरह की कोई चीज़ के इम्कान तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस हमने देखा कि 18 पॉइंट्स और 2.5 का नेट रन रेट। जो दूसरी टीम है दूसरे नंबर पर, उसका 1.2, यानी नेट रेट में भी वो डबल है, और पॉइंट्स तो खैर उन्होंने कोई ज़ाहिर नहीं नेट किया। रन रेट अब तो खैर नहीं, सिलसिला मैं खत्म हो एक गया। जनरल बता रहा हूँ, नंबर 1 और नंबर 2 का मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट्स की बहुत तादाद फर्क तो कम है ही है, लेकिन वो भी बहुत फर्क है। एवन अनवर, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग, ज़रा स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग अगर देखें तो उसमें फास्ट और स्पिन दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो किस टीम को आपके ख्याल में एज हासिल होगा मुंबई स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल के दौरान? देखिए, ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, लेकिन हम न्यूजीलैंड को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, और जब वो सेमीफाइनल में आती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट टीम नज़र आती है। उनकी जो अच्छी बात ये है कि उनकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वो बिल्कुल ठीक। वो चांसेस वो लोग ग्रैब कर लेते हैं जो बहुत टीमों ने लूज़ किए हैं। इंडिया ने भी थ्रू आउट आज अच्छा भी खेला, लेकिन कैचेस छोड़े अर्ली ऑन इंडिया ने। अगर बिल्कुल, अगर वो चांसेस ग्रैब हो जाएँ तो इंडिया की टीम भी अंडर प्रेशर आएगी। अनफॉर्चुनेटली सब टीमों ने उनको चांस दिया और उसके बाद वो ऊपर ही चढ़ते रहे। तो न्यूज़ीलैंड के पास भी एज है इन मैचेस में इंडिया को हराने का, और उनको अपनी हिस्ट्री पे भी भरोसा होगा कि उन्होंने लास्ट टाइम भी हराया था इंडिया को। तो वो बिल्कुल। अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखें तो लास्ट सेमीफाइनल वो हार गए, 2015 का सेमीफाइनल वो हार गए, सॉरी फाइनल, दोनों फाइनल हार गए। तो ये भी उनके लिए मामला है ख़राब। एजाज शेख साहब, आपको क्या लगता है, बॉलिंग तो मुवाजना दोनों टीम्स का हो गया, बैटिंग में अगर देखें तो यहाँ पर बैट्समैन इंडिया की तरह मजबूत लग रहे हैं, लेकिन इंडिया का एक दिन तो बुरा आना है ना वर्ल्ड कप में, ऐसा ख्याल किया जा रहा है। देखिए, गेम में ऐसा ही होता है कि थ्रू आउट जो जीत रहा हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि फाइनल तक वो जीते। एक हार ड्यू होती है। देखें, अगर वो सेमीफाइनल में इंडिया हार जाए, दोनों जो टीमें हैं ना, हम पल्ला हैं ऑन पेपर अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, गो कि उनके 18 पॉइंट्स हैं, अच्छे रिदम में हैं, टीम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंची दोनों टीमें। तो अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड क्या जिस तरह पहले मैच हारा है, उनको गलतियों से सीखा हुआ है, तो वो जो गलतियां वो अगर नहीं दोहराते, और सबसे अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूं, अगर डीआर सिस्टम के ज़रिए इंडिया को कोई बेनिफिट ना दिया गया किसी डाउट का, तो ये कंपटीशन बड़ा आला होगा, अच्छा मैच होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप, इंडिया को कौन दे रहा है फेवर, कहाँ फेवर? डीआरएस सिस्टम से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके जो होम ग्राउंड वाली टीम होती है उसको एज दिया जाता है। जैसा सचिन तेंदुलकर वाला वाकया अभी तक याद है, शाहिद खान अफरीदी जब कैप्टन थे तो क्या हुआ था, इस तरह का कोई ना कोई एज वो जरूर देंगे। जो तो ये आप देखें, इल्जाम लगा रहे हैं आईसीसी कुछ के ना हुआ, ये तो आईसीसी पर इल्जाम हो गया। इस इल्जाम की कोई बैकिंग तो आपके पास होगी, लेकिन खैर इस मौजू को मैं नहीं छेड़ता, इस मौजू को तो आप रहने दें। आप देखें, शरियास अय्यर आज खेले और उतना परफॉर्म कर दिया, उसने सेंचुरी बना दी, तो अगले मुकाबले में भी वो खेलेंगे या पुराना कॉम्बिनेशन खिलाएंगे? देखिए, पिछले तीनों मैचों में शरियास जो है वो रन कर रहा है, और इंडिया की जो सारी टीम है आप देखें कि बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, ऊपर से लेकर आप देखें कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग जब आती है तो वो भी उस वक्त आती है जब 2 या 4 या 5 ओवर बाकी हो रहे होते हैं, ऊपर के 5 ऐसा खेल जाते हैं कि उनकी बारी भी नहीं आती। तो मेरे ख्याल में अगर बैटिंग का आप मुवाजना करते हैं ना, रोहित शर्मा और शम्मिन गिल, और वहाँ आप देखें कि वहाँ पर आपको मिलेगा रविंद्रा और उसके साथ जो है कॉनवे, ये दोनों ओपन जोड़ी जो है बहुत क्लास की है। फिर यहाँ वन डाउन पर बिल्कुल यहाँ पर जो है विराट कोहली वन डाउन आता है, और वहाँ पर उनका कप्तान जो है आता है केन विलियमसन। इनमें आपस में देखें किस तरह की 4 नंबर पे यहाँ पर अगर आप देखें कि शरियार आता है, वहाँ पर उनका जो 4 नंबर पे आता है मिचेल आता है, और वैसे ही खेल रहा है। और फिर आप के राहुल को देखें, वो फिर उनका जो फिलिप्स है आउट, जिस दिन खड़ा हो गया फिलिप्स, आपको मालूम है किस तरह खेलता है। वहाँ पर सेटनर जो उनका है वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बॉलर भी है। तो मेरे ख्याल में बैटिंग अगर आप देखें ना, तो दोनों टीमों की 6-7 नंबर तक
टॉप क्लास जो है वो है। लेकिन बॉलिंग में मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा यानी कि तकरीबन 20 से 25% जो एज हासिल है वो है इंडिया को, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर भी परफॉर्म कर रहे हैं और जो दो स्पिनर हैं खासतौर पर यादव और जडेजा वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। खत्म कर दिया उन्होंने, तजिया बेहतरीन कर दिया। बहुत अच्छा तजिया कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए रविंद्रा की सूरत में जो उनको अभी ओपनर मिल गया है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, 550 रन टूर्नामेंट में बना चुके हैं, डेब्यू उनका टूर्नामेंट है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं। डेविन कॉनवे भी बहुत अच्छे ओपनर हैं। फिर केन विलियमसन का होना, टीम के लिए खेलते हैं, खुद भी खेलते हैं। डैरिल मिचेल फास्ट, बिल्कुल सही कहते हैं, तेज़ रफ्तारी से खेलते हैं। मार्क चैपमैन भी उनके पास, ग्लेन फिलिप्स उनके बड़े जा रहे हैं ना। बिल्कुल सही कहा बदीन ने कि जो डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें बॉलिंग में नज़र आ रहा है। इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं और अभी तक कुलदीप यादव को इस पूरे टूर्नामेंट में कोई उनकी स्पिन को समझ नहीं सका। अभी तक वो मिस्ट्री बने हुए हैं, वो उसका बड़ा एडवांटेज। और ये जो बड़े यूजफुल ऑलराउंडर है जडेजा, तो चीज़ें अगर देखा जाए तो बिल्कुल मवाजना बिल्कुल सही है कि बैटिंग में भी उनको एज है, ऐसी बात नहीं है, बैटिंग में भी उनको एज है। जिस तरह विराट कोहली देखिए टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हो गया आज 594 रन के साथ, 5 50s 2 सेंचुरीज, कंसिस्टेंसी देखें आप उनको। और आज भी वो 50 उन्होंने की, वरना वो आज 100 भी कर सकते थे जिस तरह खेल रहे थे। नो डाउट कि बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत चलें, अब अच्छी दूसरा है, सेमीफाइनल लेकिन भी फील्डिंग ज़्यादा अच्छी क्विकली न्यूजीलैंड की। दूसरे सेमीफाइनल का भी आप करते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिल्कुल एज है, इसलिए कि साउथ अफ्रीका को एक तो चेजिंग वाला है, दूसरे के बड़े मैच में चोक करने का भी उनके बारे में मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह कमबैक किया है 2 मैच हारने के बाद, और उसके बाद वो रुके ही नहीं हैं। और उनके पास अब एक प्लेयर है जिसे जादूगर हम कहने लगे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, तो वो भी कहीं डिफरेंस क्रिएट ना कर दे। वो भी फिट होकर वापस आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मुकाबला, बुमा वर्सेस पैट कमिंस। वो ये मैं कह रही हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस वक्त जो है ना बहुत ऊपर है परफॉर्मेंस में भी। और अगर यहाँ टॉस जीतकर अगर जनूबी अफ्रीका की टीम बैटिंग करती है तो फिर आप कह सकते हैं कि वो 300 रन करेंगे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया को हो सकती है। लेकिन अगर टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, उनको रन दे दिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो चेस कर जाएंगे। और जिस तरह जैम्पा बॉल कर रहा है तो मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किल 22 विकेटें टॉप विकेट टेकर है, 22 विकेटें उसकी हैं। और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, फिर उनका मैक्सवेल जो है और स्पिन गेंद भी करता है, और साथ में उसकी बैटिंग तो आपने सबने देख ही ली है कि किस तरह की बैटिंग करता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में 75-20% मुझे 75-20 एजाज शेख साहब, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एजाज शेख साहब आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट है। जिस तरह उनके मैक्सवेल खेल रहे हैं, मिचेल मार्श इस तरह खेल रहे हैं, जो उनकी बॉलिंग है, फील्डिंग का जो म्यार है, एकदम रिदम में, मोमेंटम में, पूरी तरह कंडीशन को भी समझ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका उनके नज़दीक इतना नहीं फेवरेट नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है फाइनल के लिए। ऑस्ट्रेलिया एमन, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं डेविड वार्नर, उनका रंग थोड़ा सा अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। डेविड वार्नर बड़े मैचेस में स्कोर करता है, तो डेविड वार्नर ओपनिंग में होंगे और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के ओपनर्स होंगे डी कॉक, तो इन दोनों का मुकाबला तो होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और सॉरी मैं कुछ मिक्सअप कर गया, लेकिन दोनों टीम्स के हवाले से अगर आप मुकाबला देखें ओपनर्स का, तो आपको कौन सी टीम का ओपनिंग जोड़ी मजबूत लग रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? जी डिकॉक स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा फॉर्म में थे, लेकिन उनके लास्ट 2 मैचेस इतने अच्छे नहीं गुजरे, और यही वार्नर के साथ है। बट ये दोनों इस कैलिबर के प्लेयर हैं कि ये सेमीफाइनल में यकीनन बहुत टफ टाइम दे सकते हैं अगली टीम को। और ऑस्ट्रेलिया की तो हर प्लेयर के पास ये पोटेंशियल मौजूद है जो मैक्सवेल ने लास्ट मैच में करके दिखाया था। उनका हर एक प्लेयर मैच विनर है और सेमीफाइनल में जाके उनकी परफॉर्मेंसेज और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। बट साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी वरी की बात है कि उनके जो जेंसन हैं वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। लास्ट मैच में हमने देखा कि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, और बाकी जो उनके मेन बैटर हैं क्लासन, उन्होंने भी खास स्कोर नहीं किया, तो उनके ऊपर इस बात का प्रेशर ज़रूर होगा। और एक और प्रेशर भी होगा साउथ अफ्रीका के सर पर, के वो अहम मैचेस में जाकर उनके बारे में कहा जाता है कि दे चोक, तो ये भी प्रेशर का बायस तो बनेगा। इतनी अच्छी टीम है उनकी इस वक्त, उनको इस चीज़ से निकलना चाहिए अगर तो वो वाकई इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं और वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें।
हाँ, वो ये है कि बाबर आजम को 14 नवंबर को उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा, ने। ये ताज़ा खबर आई है आपके पास? तो 14 जी, नवंबर और 16 नवंबर को बिकी यासर खुद रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या अच्छा, ये तो वजूहात हाँ, हैं ये तो हमने और कल मुशावरती अमल कंप्लीट किया ये जाए। तो कल आप दे चुके हैं खबर। कल की है। कल की खबर। दूसरा चलो ये ठीक है, बिल्कुल, दूसरा ये है कि आप अब उसके मैंने आपको पहले बता दिया चलो ऑस्ट्रेलिया ठीक की, है, और चलो, एक छोटा चलो, सा थैंक यू, छोटा सा थैंक यू। नहीं, छोटा अगले प्रोग्राम के लिए छोटा सा वक्त भी नहीं है मेरे पास, इतना वक्त नहीं है कि आपके साथ मैं बात भी कर सकूं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।